जय हिंद फ्रेंड्स। सो हम लोग स्टार्ट करें क्लास 10th की जियोग्राफी। और इस बार इस जियोग्राफी को आपको बहुत जल्द 1 महीने के अंदर में, अगर हमने इसको कंप्लीट नहीं कराया तो फिर हमसे करिएगा। 1 महीना मतलब 1 महीना इस बार तो हमें कंप्लीट करा के देना है। 1 महीने के अंदर कंप्लीट जियोग्राफी क्लास 10th की आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएगी। पहले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेट तो इस बार होगा नहीं, क्योंकि इस बार हमने ठाना है इसे किसी भी कीमत पे पूरा करना। बहुत कुछ हो के इस बार अब नई शुरुआत होगी और देखते हैं हम लोग भी कि कितनी कठिन परिस्थितियां इस बार हमारे इस पार से उस पार होगी, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ समय नहीं लेते हैं, हम लोग बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि पीडीएफ से एक बार हम पहले पढ़ा देंगे। बहुत सारी चीजें पीडीएफ से इसलिए पढ़ाई जा रही है, थोड़ा स्पीड में हम लोग चलेंगे। तो पहले एक बार हम लोग पीडीएफ से सारी चीजें पढ़ लेते हैं, फिर रिवीजन के पर्पज से जब आएंगे तो देखा जाएगा। अभी हमें जिस भी तरीके से बस एक बार पहले पूरा कंप्लीट करा लेने दीजिए, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते हैं। तो देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग यहाँ पे सारी चीजें देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये क्लास 10th में जियोग्राफी हमने इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। बट वो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपको अभी मिला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है अगर इंट्रोडक्शन वीडियो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए आपको हम थोड़ी सी चीजें यहाँ से बता देते हैं। अगर वो सारी चीजें दिखाई देती हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा स्लाइड को ओपन होने में मेरी टाइम लगे, ठीक है। तो अभी हम दिखा देते हैं आपको। ये है ना सर, ये स्लाइड है। चलिएगा, यहाँ से हम बहुत सारी चीजें, एक अभी तो वीडियो हम इस पे बनाए थे बट वो अपलोड नहीं हो पाया था। उसके पीछे कई रीजन थे, वो छोड़िए क्या रीजन थे। रीजन अब हमको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हमने रीजनों को ढूंढना छोड़ दिया, अब हमें सिर्फ क्या देखना है, रिजल्ट देखना है भैया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ना सब लोग केवल रिजल्ट देखते हैं, फिर हम लोग भी केवल रिजल्ट देखेंगे। रीजन ढूंढने से कोई फायदा नहीं होता है। चलिए, इसमें ये है क्लास 10th की जियोग्राफी नहीं, ये पूरे की पूरा सोशल साइंस की बात की जा रही है। इसमें सिलेबस पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है, क्या क्या चीजें हमें छोड़नी है। इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करने के बाद हम आ जाएंगे अपने पहले चैप्टर पर। आइएगा, देखते हैं इस पूरे के पूरे सोशल साइंस में क्या चीजें आपको याद रखनी है। भैया बड़ी सिंपल सी बातें याद रखनी है कि इसमें पहला एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम लोग जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। दूसरा एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जिसे पॉलिटी कहते हैं और चौथा सब्जेक्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक के नाम से जानते हैं। इसको इकोनॉमी कहते हैं, मतलब अगर हम बात करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था कहिए, अर्थशास्त्र कहिए, जो भी कहना है कह लीजिए, वो सब हम क्लियरिफाई कर देंगे। आगे चलने के बाद आपको ना सब कुछ चीजें पता चल जाएंगी। अभी कुछ भी नहीं करना है, बस अभी शांति से एक काम करना है, और वो शांति से कौन सा काम करना है, पढ़ाई करते हुए चलना है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी अभी फोकस नहीं करना है। आप क्या कर रहे हैं सर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें बस इतनी सी बात है कि एक बात हमें छोटी सी एक बात बस इतनी याद है कि हमने कहा कि क्या करना चाहिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एक जवाब मिला है हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड, वो जवाब दिए कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, बस आगे आगे जो करना है ना उस पे आप फोकस करिए। तो मैंने कहा भी बड़ी अच्छी बात है, इस पे हमने थोड़ा सा गौर किया तो हमें ये ठीक लगा है कि कुछ नहीं करना है, बस आगे आपको ध्यान देना है। चलिएगा, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। इस 4 सब्जेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्लास 10th में ये जो 100 मार्क्स होता है, इस 100 मार्क्स में 70 नंबर्स आपको यहाँ से आएंगे, और ये जो 30 मार्क्स है ये आपको प्रैक्टिकल से देते हैं, ठीक है। ठीक है सर,
ये बात तो हमें पता है। ये 70 में ये 20 नंबर्स जियोग्राफी से आते हैं, 20 नंबर्स हिस्ट्री से आते हैं, 15 नंबर पॉलिटी से आते हैं और 15 नंबर इकोनॉमिक्स से आते हैं। जी सर, ये भी ठीक है। मान लिया हमने ये जो आपने कहा है ये बात भी सही है। अगर ये बात सही है तो फिर आगे हमें बता दीजिए ना कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। चलिए जी, आगे भी आपको बता देते हैं क्या क्या चीजें होनी चाहिए। चलिए, वॉइस शायद फैन ऑन था तो इसलिए सही नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही थी तो हमने अभी फैन को ऑफ कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए फैन वगैरह सब कुछ ऑफ कर सकते हैं। बस आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हमारा बस छोटा सा एक जो मकसद है वो मकसद यही है कि आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। बाकी बाहर में चाहिए पंखा और ये जितनी सारी चीजें हैं, बस आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिएगा, ये 20 नंबर्स, ये बात समझ में आ गई है। जी सर, ये बात समझ में हम लोगों को आ गई है। आगे तो बताइए। आगे ये बताना है कि इस पूरे के पूरे ज्योग्राफी में ये 15 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर्स के मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा सर, ऐसे ही हिस्ट्री में भी 5 नंबर्स के मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, बट पॉलिटी में नॉट इंक्लूडेड मैप, इसमें मैप से क्वेश्चन नहीं आता, इसमें भी मैप से क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए ये 15-15 नंबर के पूछे जाते हैं। जी सर, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने इतनी बात बता दी तो हमारे तो क्या हो गए, हमारे तो भैया बल्ले बल्ले हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते थे। अच्छा जी, इतनी छोटी सी बात आप लोग नहीं जानते थे ना जी ना, हम लोग कुछ नहीं जानते थे और नहीं जानते थे तो आपने बता दिया। आपके हम बड़े शुक्रगुजार हैं, तो आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद देते हैं। भैया धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं मिली इसमें है हमें, बस यहाँ ये ध्यान देना है ना कि ये ध्यान देना है कि आपको जो जो चीजें मैं बताऊं इसे आप बस ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, और अगर लगे कि सब कुछ खत्म सा है, सब कुछ खत्म सा है, तो एक छोटी सी बात याद आती है। और वो छोटी सी बात क्या याद आती है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, कि लाख दलदल हो लेकिन पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही लेकिन ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है कि छन्नी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। बस अभी हौसले को बनाए रखना है, ऐसे खत्म थोड़ी कर देना है। और देखते हैं क्या होता है। जो भी इतनी बार भी ना, ये कितनी भी बार कुछ भी हो जाता है। बस एक चीज मुझे मतलब भाई कहाँ से ये चीज आया है ये नहीं पता। सब कुछ हौसला बिल्कुल बिखर जाए, सारी चीजें सही ना हो, सिचुएशन बिल्कुल बुरे चल रहे हों, लोग साथ छोड़ रहे हों, बातचीत ना कोई कर रहा, मतलब सब कुछ खराब चल रहा हो, उस टाइम पर भी एक चीज पता है क्या दिमाग में आता है कि यार मुझे खैरात में खुशियां जो मिलती है वो अच्छी नहीं लगती है, मुझे गमों में भी नवाबों की तरह जीना अच्छा लगता है। ये किसी से मैं नहीं सोचता कि क्या चीजें होंगी कैसे होंगी, जो होगा अपना होगा, देखा जाएगा, बाद में सारी चीजें कर लेंगे। लास्ट में एक लाइन याद आती है कि बस कर लेंगे किसी भी कंडीशन में, अभी नहीं बाद में, बट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें याद रखना है एक चीजें ऐसे ऐसे पूछी जाती हैं। तो पहला चैप्टर इसमें हिस्ट्री में कौन सा है, ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसे आज हम चटका देंगे, इसी को आज चटकाएंगे। फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, यानी ये क्या है, ये संसाधन और उसमें विकास की बात की जा रही है। क्या है तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस की क्या बात है, मतलब वन और वन्य जीव संसाधन, ये चैप्टर है, इसको भी देखेंगे। ठीक है सर। वाटर रिसोर्स, जल संसाधन को, इसके बाद एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में, मिनरल्स को उड़ाएंगे, और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। कुछ टेंशन नहीं लेना है, कुछ आपको आता है अच्छी बात है, कुछ आपको नहीं आता है डबल अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम हैं तो फिर क्या गम है, हम सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको बताएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर हिस्ट्री में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये पूरे विश्व में राष्ट्रवाद, ये भारत में राष्ट्रवाद।
मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ये किस तरीके से हमारा विश्व बना, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, विश्व का बनना, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग, और फिर हम प्रिंटिंग कल्चर देखेंगे, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, कौन आया पहले, कैसे आया, कहाँ से आई ये प्रिंटिंग प्रेस, ये सारी चीजें। पावर शेयरिंग के बारे में समझेंगे हम लोग, सत्ता की साझेदारी, ये फेडरलिज्म समझेंगे, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये सारी चीजें इसमें समझना है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज और इसमें आउटकम्स क्या है, डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के क्या परिणाम है, ये सारी चीजों के बारे में हमको समझना है। ये सारी बातों को बस हमें कुछ ही समय में समझने में आ जाएगा कि कौन आया है, क्या लाया है, इतने जल्दी क्यों लाया है, सब कुछ खत्म करने आया है। तो सब चीजें आपको मिलेंगी, बस रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, ये डेवलपमेंट की बात की जाए, जिसको कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट, ये विकास नाम से एक चैप्टर, ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्षेत्र के अलग अलग क्या क्या सेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सेक्टर हो सकते हैं, इनके बारे में हमको समझना है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ मनी एंड क्रेडिट्स, बैंक के बारे में समझना है, मुद्रा के बारे में समझना है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या होता है, और कंज्यूमर राइट्स, यानी कि उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं, इनके बारे में समझनी है। चलिए आते हैं, समय ना लेते हुए हम क्या समझते हैं भैया, रिसोर्स, संसाधन, संसाधन, यहाँ पे हमको संसाधन के बारे में समझना है। हमें देखिए कोई भी दिक्कत नहीं, हमें जैसे आप पढ़वाना चाहे वैसे पढ़वा सकते हैं, मन करे तो सर पीपीटी से पढ़ा दीजिए, मन ना करे तो बिना पीपीटी के पढ़ा दीजिए, जैसे कहेंगे वैसे हम पढ़ा देंगे। बट हमें क्या है ना, हमें बस पढ़ाना है इस बात। क्या क्या समझेंगे, टाइप ऑफ रिसोर्स हम पढ़ेंगे। पहले बात ये समझेंगे कि रिसोर्स है क्या, रिसोर्स क्या है, ये हम समझेंगे कि व्हाट इज रिसोर्स। ठीक है, फिर रिसोर्स के टाइप समझेंगे, रिसोर्स की क्या प्लानिंग होती है, लैंड रिसोर्स क्या है, सॉइल रिसोर्स क्या है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें सीखना है। आगे हम इसे समझेंगे कि भैया ये रिसोर्स कहते हैं किसे, इसे हमने इस पहले क्लास लिया था तो उसमें ये सारी चीजें हमने बताया था, तो ये वैसे पढ़ा रहा है, बट अभी इसको हम यहाँ से नहीं देखते हैं। ठीक है, इसको हम कहाँ से देखते हैं, इसको हम यहाँ से देखते हैं, हमारी जो स्लाइड है, इस स्लाइड से हम लोग देखेंगे। और ऐसा क्यों सर आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो ये सब हम भैया अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये किसी की बातों को हम सुन के नहीं करते हैं, जो अच्छा लगता है वही करते हैं। ठीक है, ये समय नहीं है हमारे पास कि आप जो कहें तो आपके हिसाब से चले, हमको जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं, तो ये इस बार कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करा रहे हैं, आप देखिएगा आज अभी हम चटका के दिखाते हैं इस चैप्टर को कैसे ही खत्म होता है। और समझ में अगर कुछ ना आए ना तो कह के जाना, बट समझ में सब आ जाए ना तो लिख के जाना कमेंट बॉक्स में कुछ चीजें। क्या चीजें, रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है, आइए समझते हैं। संसाधन क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है सर, जी बिल्कुल कुछ नहीं है। जो चीजें आपकी जरूरत को पूरा करती हैं उसे संसाधन कहते हैं, बात खत्म। अच्छा सर, ये रिमोट क्यों रखे हैं आप, इस रिमोट को रखे हैं, इसको टिप के हटा दें फिर टिप के ला दें, इसका क्या मतलब है, ये हमारी जरूरत को पूरा करता है। अच्छा सर, ये पेन क्यों रखे हैं, इस पेन से इसको चला सकते हैं, जरूरत पूरा करना है, रिसोर्स। ये बोर्ड भी क्यों रखे हैं सर, पढ़ा सकते हैं, जरूरत है पूरा करना है। तो जो भी वस्तु हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे उसे हम संसाधन कहते हैं, बात खत्म। अरे वाह सर, इतनी सी बात है। हाँ, पर्यावरण में कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। बट तीन शर्तें हैं, तीन शर्तें हैं, क्या तीन शर्तें क्या क्या है सर। पहली शर्त है कि तकनीकी के रूप में सुलभ हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी होना भाई, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, शुड बी रिक्वायर्ड थिंग्स। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। पहली बात तो यही आपको याद रखनी। अच्छा सर, पहली बात तो हमने याद रख लिया कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, चलिए ठीक है, ये हमेशा हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, मतलब इसे निकालने के लिए अगर हमें इसे निकालना है तो इतना खर्चा ना हो कि नुकसान हो जाए। 5 रुपए की पेन बनाने में, अगर ये तो 5 रुपए की नहीं भाई, इसको 5 रुपए आप कहीं बता रहे हैं, ये है 5 रुपए की पेन। इस 5 रुपए की पेन को बनाने में
अगर हमें 50,000 रुपए या 5,000 रुपए या 500 रुपए खर्चे हो रहे हैं, तो बताइए ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है कि हमारी आवश्यकता की खपत कर रही है? तो इसको हम संसाधन नहीं कहेंगे। तो संसाधन किसे कहेंगे? जो कम खर्च में हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते, मतलब हम नुकसान ना कर जाएं, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, मतलब समाज उसे स्वीकार करे। ऐसे बुरे शब्द थोड़े से बोलने जा रहे हैं, समाज तो बुरा ही होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे पे हम जाने की कोई जरूरत हमें नहीं है, ना हम बोलना चाहते हैं उस पे। बट सच बताएं ना, पढ़ाने से डर लगने लगा है। क्यों? ऐसा क्यों सर? आप किससे डरने लगे? डर इस बात से लगने लगा है कि सच्चाइयां क्या है झूठ, इस बात से डर लगने लगा है। वो इंसान जो पूरे बिहार के लिए, पूरे भारत देश के लिए एक मिसाल के रूप में कार्य करता था, आज उस व्यक्ति की गलती है कि नहीं है, ये जानने से ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। मानते हैं कि उनकी वजह से या उनके कारणों से, उनके एफआईआर करवाने की वजह से या फिर उनकी गलती ही रही हो जिसके वजह से रोशन सर के भाई की डेथ हुई है, लेकिन ये तो जानना पूरी तरह से हमारा फर्ज बनता है ना कि इसकी सही रिपोर्ट लाई जाए, सारी चीजें जांच की जाए। या सर बोल सकते हैं, जैसे रोशन सर के मामले में हुआ ये चीजें, बाकी जो लोग जानते हैं वो बोल सकते हैं, ये सारी चीजें या जांच करनी चाहिए। बट ऐसे कुछ निठल्ले लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है और वो केवल इस बात पे मुद्दा उठा रहे हैं कि वे हिंदू है कि मुस्लिम। उस समय उस व्यक्ति का धर्म, उस व्यक्ति की जाति नहीं देखी गई थी। जिस समय वो व्यक्ति अपने हॉस्पिटल के लिए, बच्चों के लिए काम करते थे, मानते हैं, हम ये भी मान लिए कि भाई फीस वो ज्यादा ही लेते रहे होंगे, वो केवल ऑनलाइन दिखाते रहे होंगे कि कम फीस लेते हैं, लेकिन क्या उस समय मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं था? ये बात याद रखिएगा। इसलिए डर लगता है ना कि 1000 सही काम कर लीजिए, एक गलती से आपकी सच्चाइयों को डुबा दिया जाता है, इसलिए डर लगता है, बाकी कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। हमारे लिए ना रोशन सर से कोई लेना देना है, ना खान सर से लेना देना, बट हमारे देश के लिए है, हमारे देश के लिए जरूरी है, तो इसलिए वो भी एक टीचर हैं। तो ये सारी चीजें जो लैंग्वेज हैं, जो भाषाएं हैं, वो वैसी ही यूज की जाए, वैसे ही। अगर गलत वे निकलते हैं, अगर गलत वे निकलते हैं तो फिर वे भी स्वीकार करेंगे और सारे जितने टीचर हैं सब लोग उनको बोलेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया कि टीचर के नाम पे इतना बड़ा कलंक आपने लगाया। तो फिर ये सारी चीजें वहां पे आती है। बट अभी कोई ना जांच ना पड़ताल, अभी अगर पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है तो फिर कैसे लगाया जा सकता है, ये दोष कैसे उंगला जा सकता है? ये भी तो हो सकता है, हमें ज्यादा इस पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बहस करने की कोई जरूरत नहीं। ये भी तो हो सकता है कि दो लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा शामिल होके खेल खेल रहा। तो भाई बाकी तो हम लोग की औकात नहीं है वहां पे ये सारे मुद्दों पे बहुत ज्यादा चर्चा करने की, हम अपने मुद्दे पे बात कर लेते हैं। बट आ गया दिमाग में तो फिर हमने भी बोल दिया। बाकी अगर बुरा लगा हो तो भाई क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से, आप दोनों आदरणीय टीचर हैं तो इसलिए, वरना बाकी पूरे हमारा भी कैरेक्टर, हम लोग कुछ नहीं है लेकिन फिर भी किसी से माफी वाफी नहीं मांगते हम लोग, बट टीचर हैं आप लोग, रिस्पेक्टिव टीचर हैं। तो भैया आप लोगों से अगर बातों का हम लोगों के कुछ बुरा लगे तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बाकी हमने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला है कि जो आपको बुरा लगे, बाकी ठीक है। देखते हैं आगे। संसाधनों का मुख्य 4 आधार में इसको बांटा गया है। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पे अगर बात की जाए तो उत्पत्ति के आधार पे हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। उत्पत्ति के आधार पे ये 2 भागों में, सबसे पहले ये देखिए 4 आधारों पे बांटा जाता है। 4 कौन कौन से आधार हैं? तो
पहला उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा समाप्तता के आधार पे, तीसरा स्वामित्व के आधार पे, चौथा इसमें विकास स्तर के आधार पे। तो 4 तरीके से हम इसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। यहाँ से 4 अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, जो उत्पत्ति के आधार पे है, इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहला बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। बायोटिक का मतलब जिसमें जीवन व्याप्त हो उसे बायोटिक कहा जाता है। जैसे जिसमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, ये कैसा रिसोर्स है? बायोटिक है। ठीक है सर, बायोटिक रिसोर्स है, हमने भी मान लिया, मानना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है वनस्पति, पौधे, तीसरा है प्राणी जात, जितने भी पशुधन, जितने भी पशु हैं, ये सभी को बायोटिक रिसोर्स में रखते हैं। और अजैव, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं, रॉक्स, मेटल्स, ये सबको हम किस में रखते हैं? इन सबको हम रखते हैं अबायोटिक में। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, वी नोन एज अबायोटिक रिसोर्स। अगला है समाप्तता के आधार पर। समाप्तता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ये क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है भैया? ये ना हम देखें, इसको हम एक बार खत्म हो जाए तो कैसे फिर से ला सकते हैं। एक बार खत्म हो जाए तो फिर कैसे ला सकते हैं, इसको एग्जांपल में हम ये बताते हैं। अगर एक बार पैसा आपका खत्म हो गया तो बड़े जल्दी आ सकता है, बट एक बार कैरेक्टर चला गया, लाने में आपको कई कैरेक्टर बदलने पड़ेंगे। ये ऐसी बात है, आता तो है बट एक दाग बनी रह जाती है। ये वैसा ही है। नवीकरणीय योग्य संसाधन, पहला इसमें रिन्यूएबल, जिसे भौतिक और रासायनिक यांत्रिक रूप के द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है। पैसा है पैसा, जिसे जब चाहे लाया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल वन, ये सारी चीजें जब चाहे लाई जा सकती है। लेकिन रिन्यूएबल के बाद नॉन रिन्यूएबल जो आता है, इससे अनवीकरणीय योग्य कहते हैं। इससे लाखों वर्ष लग जाएंगे, लाखों वर्ष लग जाएंगे। और ये क्या होता है? ये कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हम लोग जोड़ के देखते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें देखना पड़ता है। अगला है स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन मालिक है, इसके आधार पर अगर बात करें तो पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन, जो किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे आपका अपना रिमोट, आपका अपना फोन, आपकी अपनी पेन, आपका अपना फोन, ये जो देख रहे हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी कहलाएंगे आपको इंडिविजुअल रिसोर्स, व्यक्तिगत संसाधन। आपका अपना कुआं हो, आपका अपना घर हो, आपका अपना फोन हो, ये सारी चीजें। सामुदायिक संसाधन मतलब कम्युनिटी रिसोर्स, वे समाज में वे चीजें जो एक पूरे समाज की हो, ऐसी चीजें जो पूरे समाज की हो, जैसे खेल का मैदान, पिकनिक स्थल, शमशान भूमि, ये सभी एक की नहीं है। कोई बताए ना कि हमारी एक शमशान भूमि है भैया, वहां खाली हमारी ही जाके मिट्टी दी जाएगी, बाकी किसी की नहीं दी जाती है, ऐसा कोई शमशान होता है? नहीं होता है। कोई खेल का मैदान जल्दी नहीं बनवाता है नॉर्मली, मतलब अकेले का थोड़ी होता है ऐसा कोई, तो मतलब रहते हैं ऐसी चीजें। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? समाज में। पंचायत भवन, ये कह सकते हैं। फिर राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? जो पूरे देश का संसाधन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय या नेशनल रिसोर्स। जैसे हमारा 12 नॉटिकल मील, ये क्या है सर मामला? ये कौन सी आफत आ गई? आफत ना जी, विपत है। यहाँ से यहाँ तक ये 22 किलोमीटर के आसपास हम लोगों की जमीन का हिस्सा हमारे अधिकार में रहता है, पानी में भी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग 12 समुद्री मील तक हमारा क्षेत्र है, और इस पे हमारे भारत का ही केवल अधिकार है। ये हमारे नेशनल रिसोर्स में आएगा। अच्छा जी, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, मतलब अंतरराष्ट्रीय में क्या है? तो इसी भारत में अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा ये 200 नॉटिकल मील तक आने के बाद फिर आएगा ओपन सी। ओपन सी का क्या मतलब है सर? ओपन सी का मतलब है ना जी कि खुला सागर, खुला सागर आ जाएगा। यहाँ किसी की दादागिरी नहीं चलती है, और इसको बोलते हैं क्या? अंतरराष्ट्रीय संसाधन, मतलब इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो ये हमें
4 तरीके से मिलती हैं ओनरशिप के आधार पे। आपका कुछ पर्सनल है तो व्यक्तिगत, कई लोगों का है सामुदायिक, पूरे देश का है नेशनल, कई देश का है इंटरनेशनल। बात समझ में आ गई है? चलिए आगे आ जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि हम उसका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। आइए भैया, इसमें भी 4 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके? भरभंड हो गए लोग। ये कहाँ गया हो पीडीएफ? चलिए ये भैया पीडीएफ आपका कहाँ चला गया? पीडीएफ आप कहाँ लेके चले गए? चलो ये आ गया आपका पीडीएफ, ये रहा आपका पीडीएफ। पहला है संभावित संसाधन, मतलब पोटेंशियल, मतलब जिसमें हम क्या देखें, इसका उपयोग सही नहीं किया गया। अगर इसका उपयोग सही नहीं किया गया, ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो है लेकिन अभी उसका उपयोग सही से नहीं हुआ है, बट उसका उपयोग अभी सही से नहीं हुआ है, उसको क्या नाम देंगे? संभावित संसाधन। मतलब बाद में कभी हम संभावना कर रहे हैं कि बाद में कभी उसका उपयोग ढंग से करेंगे। जैसे आपके पास दिमाग है, आप अभी उसको फुल्की खाने में लगा देते हैं, चाट खाने में लगा देते हैं कि भैया यही ये चीजें रखी है, हमको एग्जैक्ट पता है, पढ़ने पे लगा दो। अरे जितने लोग हो पढ़ने पे लगा दो, इसको पढ़ने पे लगाओगे तो कुछ फायदा होने वाला है। कहीं और लगाने से केवल बाद में ताने मिलते हैं कि आपने ऐसा किया था। ठीक है, तो ये चीज है। तो इनको यहाँ पे क्या किया जाता है? इनको यहाँ पे रखा जाता है। फिर विकसित संसाधन। विकसित संसाधन में क्या क्या चीजें हैं? विकसित संसाधन का मतलब है कि जिनका सर्वेक्षण तो किया जा चुका है लेकिन इनकी गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित नहीं हुई है कि सही है कि गलत है, क्या है, कैसे है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये विकसित संसाधन के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही भंडार, मतलब जो पर्यावरण में है बट अभी इनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन ये अभी नहीं की गई है, बाद में की जाएगी। तो ये चीजें हमें देखने को मिलता है। इन सभी को, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये यौगिक है लेकिन ये ऊर्जा के रूप में अभी इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, ये भंडारण के रूप में है। इसी का ये होता है संचित कोष, भंडारण का ही हिस्सा होता है जो भविष्य में बाद में, मतलब बाद में पानी होने रख के ये सब बनाना। इतना ज्यादा ये डिटेल में थोड़ी जाता है। आपको बताएं कुछ नहीं याद रखना होता है, कुछ नहीं आपको याद रखना होता है। क्या करना होता है सर? कुछ नहीं याद रखना होता है। फिर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं? पगला रहे हैं हम लोग। ठीक है, इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं जरूरत है। ये बस ये याद रखना है, संसाधन का वर्गीकरण 4 अलग अलग तरीके से, सबका नाम रट्टा मारो, बस सबके नाम में ही आपका काम हो जाएगा। अच्छा सर ऐसा क्या है? ऐसा ही है। बस एक बार नाम रट्टा मार के रखो, फिर मेरे से मुलाकात करना कि सर नाम रट्टा मार लिए हैं, तो फिर नाम रट्टा मार लियो तो उसका एड्रेस भी पता कर लो कहाँ है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ज्यादा टेंशन यहाँ नहीं लेना। चलिए आगे आते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ज्यादा डीप में जा रहे हैं बट ये मत सोचना कि हम इसको खत्म करना है, खत्म, तो थोड़ा स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें क्या है? संसाधनों का अंधाधुंध अगर आप उपयोग करेंगे तो अमीर के बीच में, गरीब के बीच में खाई बढ़ जाएगी और इससे पूरे ग्लोबल, मतलब पूरे विश्व के लेवल पे समस्या पैदा होगी। तो हमें क्या याद रखना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऐसा डेवलपमेंट जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता की पूर्ति करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। यानी ये संसाधन की जैसा ही है, बस इसमें क्या याद रखना है? आपन देखत आपन आने वाली पीढ़ी भी देखा। अच्छा सर ये मैटर है, हाँ ये मैटर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाकी इसी के लिए एक काम किया गया, पृथ्वी सम्मेलन 1952, इसको क्या बोलते हैं? इसको रियो डी जेनेरो सम्मेलन भी कहते हैं। ये हुआ कहाँ? ये हुआ ब्राजील में। ब्राजील कहाँ है भैया? तो ब्राजील है साउथ अमेरिका का एक कंट्री, साउथ अमेरिका का एक तो कंट्री है। और वह कंट्री में क्या हुआ था? तो 1992 ईस्वी में, 92 की 92 सदी जी, 92,
तो ये 92 ईस्वी में क्या हुआ कि 100 से ज्यादा देश वहां समर्थन में आए रियो डी जेनेरो में। और ये लोग किए क्या, ये लोग बड़ा अच्छा काम करके चले गए। अच्छा सर, ये लोग कौन सा अच्छा काम करके चले गए? ये लोग अच्छा काम ये करके चले गए कि यहाँ आने के बाद पर्यावरण संरक्षण के संरक्षण के लिए मिले थे। इन्होंने कहा एजेंडा 21, ये कौन सी बात हुई? अरे एक गोल सेट कर रहे हैं, गोल नहीं कहते हो कि आज रात को ये काम करूंगा, आज सुबह उठूंगा तो ये काम करूंगा, तो तुम्हारा ये एजेंडा सुबह है, इनका एजेंडा 21 ये बात। तो इनका एजेंडा 21 क्या कहता है? इसी सम्मेलन में ये बताया गया कि 21वीं सदी में भूमंडलीकरण सबकुछ विकास हासिल करना, गरीबी बीमारी से लड़ना ये हमारा लक्ष्य है। हम 21वीं सदी में सब कुछ अचीव कर लेंगे। अच्छा सर, 21वीं सदी का क्या मतलब होता है? 21वीं सदी का मतलब होता है 2001 से लेके 2099 के बीच में सब कुछ कर लेंगे। अच्छा सर, इसको क्यों 21वीं सदी बोले हैं? क्योंकि सदी 100 साल आगे होती है। बात भारत में संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्या है? तो देखिए, भारत में संसाधन की भारी विविधता है, इसीलिए तो बोलते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। भैया भारत विविधताओं का देश है। अब विविधताओं का देश है तो क्या क्या चीजें मिलेंगी? यहाँ मिलेंगी, जैसे झारखंड में खनिज बहुत है लेकिन सुविधा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए नियोजन, यहाँ पे नियोजन किया जाना चाहिए, मतलब प्लानिंग। अरे नियोजन का कुछ नहीं मतलब है, आपके पास जो चीजें हैं उनका सही से उपयोग करने के लिए जो आप प्लान कर रहे हैं उसी को कहते हैं क्या? रिसोर्स प्लानिंग। बात समझ में आई? जी सर, बात समझ में आई। जैसे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान, उसकी सूची बनाना, मानचित्र तैयार करना, कहाँ क्या है, क्या कमी है, संसाधन विकास योजना लागू करना ताकि सही तकनीकी कौशल और ये ढांचा बनाया जा सके और तैयार किया जा सके। संसाधन के तहत राष्ट्रीय विकास योजना के तहत तालमेल बिठाना कि भैया ये हमको देश में अच्छी चीजें करनी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको करना होगा। भारत में भू संसाधन क्या क्या है? तो भारत में अगर बात करते हैं तो हम जिस भूमि पर रहते हैं, यहाँ पूरा अगर हम भारत का ये हिस्सा देखें तो मैदान हमारे पास है 43%। जो खेती के लिए जनसंख्या यहाँ जबरदस्त है, इसके पीछे भी क्या रीजन है? इसके पीछे भी रीजन ये है। कौन? ये कौन सर जी? अरे ये प्लेनिंग प्लान जो यहाँ पे है ना, बिल्कुल मैदानी एरिया। ये कहता है कोई टेंशन ना है, कोई टेंशन है ही नहीं। अगर यहाँ ये वाला प्लान आपका फेल होता है, ये वाला प्लान भी अगर आपका बन जाता है तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास जमीन है, हमारे पास ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनाज हो जाएगा। तो हमारे पास ये जितने भी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएंगे? इनको कोई टेंशन नहीं होगा, यहाँ से मिलता रहेगा। अच्छा सर, ये कारण है, यही कारण। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये अभी नहीं आपको समझ में आएगा, और बड़े हो जाएंगे तब समझ में आएगा। माउंटेन दिखता है तो 30% है। ठीक है, पर्यटन वगैरह इसी से मिलते हैं, नदियां आती हैं। प्लेटो कितने हैं? 27% है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन ये सारी चीजें मिलती हैं। तो इतना सब कुछ है, इसको जहां जरूरत है वहां पहुंचाया जाए। जैसे नदियों को नहर के माध्यम से दूसरी जगह पानी पहुंचा दो ना। टंकी खोल रहे हैं यहाँ, सरकार से एक विनम्र निवेदन है कि हमें अभी एक सूचना मिली कि बॉम्बे में कुछ हमारे मित्र जाके रह रहे थे, बॉम्बे में कुछ हमारे मित्र जाके रह रहे थे, उन्होंने समस्या बताया कि जानते हैं। हमने कहा जी जनाइए। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के यहाँ 3-3 दिन पे, 4-4 दिन पे पानी कहीं से आ जाता है, वो भी पानी इतना आता है कि पी सके, नहाना इस गर्मी में हालत खराब हो गई। 1-2 लोटा मतलब बहुत कम पानी मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से नहाने के लिए। तो पानी और टंकी की व्यवस्था उधर कराई दो। यहाँ यूपी के आजमगढ़ जिले में हम लोगों के गांव के क्षेत्र में इतने ज्यादा हैंडपंप लगे हैं कि ऐसे एक बार चला दो तो पानी एकदम लहरें चलने लगती है। यहाँ आप लगाए जा रहे हो टंकी, लगाए जा रहे हो टंकी, मार टंकी पे टंकी लगाए जा रहे हो, इसका कोई मतलब है?
जहां जरूरत नहीं है वहां पहुंचाना संसाधन का प्लानिंग कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। फालतू के काम यहाँ के वहां किए जा रहे हैं। ऐसे एक कहने पे ये मत सोचिएगा कि सरकार के खिलाफ बोल रहा है, ये बंदा कौन आया है बहुत बोलता है, कुछ नहीं कहते। सही को सही कहना ये हम लोगों का पूरी तरह से एक राइट्स भी है और एक तरीके से भैया सही को सही कहना यही तो है। अभी अगर ये कहते हैं ना कि ये जवानी हाँ में हाँ मिलाने के लिए थोड़ी मिली है, सही और गलत को अगर ना बता सके तो लानत है ऐसे जीवन पे। बोलना चाहिए, इस पे बोल देना चाहिए, कोई जो होए फिर बाद में देखा जाए। ठीक है, चलिए। भू निम्नीकरण ये क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन ये क्या है भैया? इसके क्या रीजन है देखिए। मतलब भूमि खराब कैसे होती है ये सब। तो खनन से पहली बात, बड़ा सिंपल एग्जांपल, खेत से मिट्टी निकलवा देना, उसकी उर्वरता क्षमता खत्म, उपजाऊ करने की क्षमता खत्म। पहला, जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में इस सब जगह खनन होता है। खनन ये वाला, ये तो भूमि जो निकालते हैं, इसके अलावा यहाँ से कुछ कुछ चीजें बाहर निकालना। अरे मिल गई लो हो, यहाँ से मिल गई लो, कुछ तेल पानी मिल गई लो, इसको निकाल लिया जाए। तो ये जो निकाल लिया जाता है पहला कारण है। दूसरा का अति पशुचारण। गुजरात के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में यहाँ अति पशुचारण, इतना ज्यादा पशु चराते हैं कि मार खत्म कर देते हैं, उपजाऊ क्षमता उसकी खत्म। उनके खुर से ना वो क्या कर देते हैं कि उसका जो उपजाऊ क्षमता वो खत्म हो जाती है। फिर अति सिंचाई, सिंचाई इतना ज्यादा करेंगे, ओवर इरिगेशन कर देंगे। पंजाब, हरियाणा ये सब उत्तर प्रदेश की जगह इतना भरपूर सिंचाई, एकदम सिंचाई पे सिंचाई किए जा रहे हैं। मोटर चालू करके छोड़ दे रहे हैं भैया भरने दो। क्या बिल आता है? कोई बात नहीं, बिल आता है, बिल तो दे देंगे हम लोग, क्योंकि ये लोग बिल ऐसे लेते भी हैं। एक दिन में लाइट देंगे, कब देंगे कोनो पता ना है। टाइम पूछ दीजिए भैया लाइट कब से कब तक रहेगी, आपसे मतलब। ज्यादा बोलेंगे तो FIR कर देंगे, हाँ आपके दादा का राज चल ही रहा है तो FIR कर दीजिए। ये सारी चीजें चलती रहती है, इसी वजह से यहाँ पे सब चीजें चलती रहती है। हम लोग भी बोलते हैं चलिए जाने दीजिए। ठीक है, अगला आता है क्या? अगला आता है मृदा संसाधन। इसको सॉइल इज अ रिसोर्स, मिट्टी के प्रकार के बारे में समझेंगे। देखिए हमारे भारत में तो मिट्टी कई प्रकार की है, बट लास्ट मिट्टी बढ़िया कौन होती है भैया? जिस मिट्टी में, ठीक है, लेकिन इसमें समझना आपको है, इतना वो नहीं करना है। मिट्टी के प्रकार देखते हैं। मिट्टी के प्रकार में अगर देखते हैं तो 6 प्रकार की मिट्टी होती है। पहला एक जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल इसको कहा जाता है। एलुवियल सॉइल क्या है? भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र में अगर कोई मिट्टी पाई जाती है ना वो एलुवियल सॉइल है। इसको जलोढ़ मृदा कहते हैं, खादर कहते हैं, खादर और बांगर। अरे सर ये क्या है? खादर और बांगर, खादर और बांगर क्या है सर? बता दीजिए, बता देते हैं। देखिए ये नदी थी, कहाँ थी सर? ये हमारे पास में एक नदी थी। अच्छा सर, ये एक नदी थी हमारे पास में, और इस नदी में ये चल रहा था, टहल रहा था कौन? पानी। अच्छा सर, ये पानी टहल रहा था जी, ये पानी टहल रहा। लेकिन ये पानी कब टहल रहा था? ये पानी कब टहल रहा था? बहुत कम पानी था इसमें। कब के समय में? मई जून के समय भैया इसका जी निकलने को था। मई जून के समय में इसका जी निकलने को था। क्यों सर? पानी की कमी थी। जैसे आया समय जुलाई अगस्त का, वाह, जैसे समय आया जुलाई अगस्त का, ये बोले कि मैं भी कुछ दिखाने वाली हूँ। मैंने कहा क्या दिखाएगी? कई अपनी औकात। मैं बोला अच्छा जी, सब दिखाइए रहे हैं, तुम भी दिखा दी। तो ये दिखा दी। अब ये दिखा दी ना, तो अपनी जब ये औकात दिखाई कि ये यहाँ से मिट्टियाँ भी उठा के यहाँ लेके चली आई। तो ये जो मिट्टियाँ यहाँ उठा के लेके चली आई ना, तो इसी मिट्टिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी को कहते हैं जलोढ़। जल से उड़ाई हुई मिट्टी, इसको कहते हैं जलोढ़। और जब हर साल नई नई आए तो इसी को कह देते हैं नई जलोढ़ मृदा। और जब 2-3 साल रह जाए तो इसी को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा। बस ये बात है, हाँ यही बात, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। तो ये चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। बोलिएगा, इसमें अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई बताइएगा, ठीक है? बाकी थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा।